तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अपनी जो ये हॉर्नेट 125 है ये एक हाई मेंटेनेंस बाइक है या फिर लो मेंटेनेंस बाइक है। तो फाइनली यार अपनी बाइक एकदम चमक चुकी है। ये देख लो, ये वाला फेंडर सबसे ज़्यादा गंदा होता है, ये भी एकदम क्लीन कर दिया, एलॉय एकदम क्लीन कर दिया है। और एक भाई का क्वेश्चन आ रहा था एबीएस के बारे में। ये देखो जो इसकी एबीएस की लाइट है ना वो बस स्टार्टिंग में जलती है, फिर अभी बंद हो जाएगी है जैसी थोड़ी सी जलेगी, मतलब जैसी थोड़ी सी चलेगी है देखो बंद हो गई, अब नहीं जलेगी। ये जा रही SP 125 इसमें और इसमें सेम ही इंजन है। अरे यार मैंने डीजल वाला पानी मार दिया इसकी डिस्क ब्रेक्स में। डीजल वाला पानी मारने की वजह से ना थोड़ी डिस्क ब्रेक कम हो जाती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो थोड़ा लुब्रिकेशन कर देता है ना। तो मैं अपनी बाइक को साफ़ करने के लिए डीजल यूज़ करता हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ है, एकदम चमका देता है। पॉलिश वॉलिश की ज़रूरत ही नहीं है आपकी बाइक को अगर डीजल लगा रहे हो तो, मतलब डीजल से साफ़ कर रहे हो। डिस्क ब्रेक में लग गई यार, अब डिस्क ब्रेक ड्रम ब्रेक बन गए। तो कभी भी आप डीजल से अपनी गाड़ी साफ़ करो ना तो डिस्क वाली जो प्लेट होती है उसमें मत लगाना डीजल। वैसे मैंने तो नहीं लगाया था यार, पर फिर भी वो लग ही जाता है। एलॉय साफ़ करता हूँ ना, पूरा मैं डीजल यूज़ नहीं करता, थोड़ा डीजल डालता हूँ, थोड़ा पानी डालता हूँ और शैम्पू भी डाल देता हूँ उसमें, तो वो बन जाता है वो डिग्रीज़र और तगड़ा साफ़ कर देता है। जो एकदम जमी वाली मिट्टी होती है ना वो भी निकाल देता है वो, मतलब कम मेहनत में आपकी बाइक मस्त चमका देता है। ये देखो कितनी मस्त चमक गई अपनी हॉर्नेट 125। ये देखो जो मेरी हॉर्नेट 125 है कुछ इस तरह के रोड पे चलती है, लेकिन फिर भी इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि बॉडी बजने लग जाएगी, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है बाइक में इतने उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने के बाद। तो भाई ये देखो इस रोड का यही नुकसान है, यहाँ धूल मिट्टी उड़ती है। अभी अभी साफ़ करिए बाइक, सारी धूल चिपक जाएगी। वैसे भी जो डीजल होता है ना वो थोड़ा वो छोड़ देता है लुब्रिकेशन, तो जिसकी वजह से उसमें धूल मिट्टी जल्दी चिपकती है। वही पॉलिश वाला काम कर देता है डीजल। मुझे तो सही लगता है डीजल से साफ़ करना। और डीजल में ज़्यादा नहीं डालता, मतलब इतना सा डालता हूँ, इतना सा। ज़्यादातर तो पानी से ही भरी होती है बोतल, डीजल थोड़ा होता है उसमें। लेकिन जब आप स्प्रे करते हो ना गाड़ी में, स्प्रे वाली बोतल से करना है आपको। इसके लिए आपको एक स्प्रे वाली बोतल चाहिए, डीजल चाहिए, शैम्पू चाहिए और पानी चाहिए। तो इन सबको मिला दो, लेकिन डीजल इतना ही डालना, बाकी सारा पानी और शैम्पू। और जब स्प्रे करो तो पूरा शेक कर लेना अच्छे से, फिर स्प्रे करना, मज़ा आ जाएगा आपको। और यार हॉर्नेट 125 की ना मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी मेंटेनेंस कैसी है, ये एक हाई मेंटेनेंस बाइक है या फिर एक लो मेंटेनेंस बाइक है। तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अपनी जो ये हॉर्नेट 125 है ये एक हाई मेंटेनेंस बाइक है या फिर लो मेंटेनेंस बाइक है। तो अगर मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस में मैंने इसकी एक सर्विस करा दी है, पहली सर्विस जो होती है, और वो मेरी 507 रुपये की हुई थी। वो मैंने 750 किलोमीटर पे करवाई थी। अब तो मेरी बाइक 2000 किलोमीटर चल चुकी है, तो उस सर्विस का जो मेरा खर्चा है वो आया था सिर्फ और सिर्फ 507 रुपीज़। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला था कि जो सेकंड सर्विस होगी वो 800 कुछ रुपए की होगी, उसमें पता नहीं कुछ चेंज होगा, इसीलिए जो इसकी सेकंड सर्विस होगी ना वो 800 कुछ रुपए की होगी। और फिर जो थर्ड सर्विस होगी वो सस्ती होगी, वो भी ऐसी होगी 500 रुपये के आसपास। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी ना मेंटेनेंस कम है, ये एक लो मेंटेनेंस बाइक है। और दूसरी चीज़ इस बाइक में क्या है, जो फ्री सर्विस है वो तो जल्दी जल्दी होगी, लेकिन उसके बाद जो इसकी सर्विस है ना वो 5-6 हज़ार किलोमीटर के बाद होगी। जैसे पल्सर NS 125 में है ना सर्विस इंटरवल, वैसी सेम है इसमें, उसका भी सर्विस इंटरवल ऐसी है 5-6 हज़ार किलोमीटर पे। और ऐसी अपनी हॉर्नेट का है, लेकिन फ्री वाली सर्विस तो जल्दी जल्दी करानी है, उसके बाद जो होंगी उसका इंटरवल बहुत ज़्यादा होगा। तो जिसकी वजह से ये लगा लो 6000 किलोमीटर चलाने पे आपको एक ही बार सर्विस करानी होगी। वहीं इस सेगमेंट में आप NS 125 को छोड़ के कोई और बाइक लेते हो ना 125 सीसी की, तो उसे अगर आप 6000 किलोमीटर चलाओगे तो आपको 2 बार सर्विस करवानी पड़ेगी। तो एक ये तगड़ी चीज़ और मिल जाती है आपको हॉर्नेट 125 में। तो इसीलिए यार मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा इसका मेंटेनेंस का सिस्टम। अच्छी गाड़ी है, मेंटेनेंस भी कम है, सर्विस कॉस्ट भी कम है। तो सबसे पहले अगर इंजन रिलेटेड पार्ट्स की बात करें तो इसमें आपको SP 125 वाला इंजन मिलता है, जो SP 125 में मिलता है
और होंडा 125 में मिलता है, होंडा शाइन 125। तो इसीलिए जो इंजन के पार्ट्स है, इंजन की मेंटेनेंस है, वो सेम टू सेम उन्हीं बाइक्स की तरह रहेगी। इसकी सस्ते में काम हो जाएगा आपका इंजन से रिलेटेड कुछ भी काम कराना हो फ्यूचर में। इसके डिस्क से तो यार चू चू की आवाज़ आने लग गई। गलती से यार डीजल डाल दिया मैंने इसके डिस्क प्लेट में। डीजल नहीं डालना चाहिए था, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डिस्क पैड चेंज करा देंगे, सस्ते में ही हो जाएंगे इसके तो डिस्क पैड चेंज। और यार अभी मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि अगर डिस्क प्लेट में हम वो डाल देते हैं डीजल तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है। वो तो बोल रहा है कि बहुत नुकसान है, डिस्क पैड ख़राब हो जाते हैं। वो तो बोल रही है इमीडिएटली इसके डिस्क पैड चेंज करो। तभी यार मेरी बाइक की ब्रेकिंग कम होती जा रही है दिन पे दिन। मैं डीजल से साफ़ कर रहा हूँ और डिस्क प्लेट पे भी डीजल लग जा रहा है। एलॉय में छिड़कता हूँ ना मैं, तो वो छिड़क के उसमें भी चला जाता है। अब आगे की ब्रेक ही यूज़ नहीं करूँगा जब तक डीजल सूख नहीं जाता। आज तो यार सुबह से ही ऐसा मौसम हो रखा है, बूंद बूंद पड़े जा रही है 2-3 घंटों से। यही है क्या आर्टिफिशियल रेन? कैसा टाइम आ चुका है, बारिश भी आ रही है तो पता ही नहीं चल रहा आर्टिफिशियल रेन है या असली रेन है। पहले किसी ने सोचा होगा कि बारिश भी आर्टिफिशियल हो सकती है। और जो इसके इंजन से रिलेटेड पार्ट्स है ना, वो बाहर भी मिल जाएंगे। मतलब जितना भी इसका सर्विस से रिलेटेड पार्ट है, क्लच प्लेट वगैरह, वो आपको बाहर भी मिल जाएगी, बाहर दुकानों में। क्योंकि SP 125 और शाइन के पार्ट मिलते हैं बाहर और सस्ते मिलते हैं, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है। नॉर्मल बाइकों जैसे ही है, सस्ती बाइकों जैसे सस्ती बाइकों के होते ही हैं। तो इसीलिए मेंटेनेंस कम है इसकी अगर इंजन वाइज देखा जाए तो। लेकिन बॉडी वाइज नहीं पता मेरे को, क्योंकि अभी पार्ट्स जो है ना इसके, उनका प्राइस नहीं पता कौन सा पार्ट कितने का है। वो एक बार पता चल जाए ना तो बॉडी वाइज भी मेंटेनेंस पता चल जाएगी। लेकिन ये है कि इंजन वाइज तो कम है इसकी मेंटेनेंस, इतनी ज़्यादा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ इसकी माइलेज भी बहुत ज़्यादा मस्त है। मेरे को ऐसे खटारा सी सिटी के अंदर ये दे रही है 58 की माइलेज, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर हाईवे पे चलाऊंगा ना तो 70 की माइलेज दे देगी आराम से, बिना किसी दिक्कत के। जब मैंने इसकी पहली सर्विस कराई थी ना, उससे पहले नहीं देती थी मेरे को ये इतनी अच्छी माइलेज। उससे पहले तो ये मेरे को 50 की माइलेज देती थी, मैंने मेज़र करी थी। लेकिन अब दे रही है ज़्यादा। सर्विस के बाद भी मैंने मेज़र करी थी तो सर्विस के बाद वैसे भी ज़्यादा आई और इसके मीटर में भी उतनी ही दिखा रहा है, 58। ब्रेक तो यार कम हो गई है इसकी, डीजल धोना पड़ेगा जब जाके ब्रेक सही हो पाएगी, वरना तो ऐसे रिस्क है इसे भगाने में, बहुत ज़्यादा रिस्क है। ओ भाई अब सही हो गई ब्रेक, अब पहले से बेटर हो चुकी है। इस रोड पे नहीं भगाऊंगा, यहाँ तो कोई भी आ जाता है एकदम सामने। और ऊपर से इस रोड पे बहुत सारे डॉगी भी रहते हैं, तो वो भी आ जाते हैं रोड पे खेलते खेलते। एक बार ना इस रोड पे मैंने लाइव एक्सीडेंट देखा था, एक कार का और डॉगी का। मतलब मर गया था वो डॉगी, पर गलती कार वाले की भी नहीं थी। वैसे वो एक्सीडेंट ना मेरी नैनो के डैश कैम पे रिकॉर्ड हो गया था, पर मैंने डाला नहीं क्योंकि उसमें गलती थी नहीं कार वाले की भी। ये देखो उस डॉगी का टांग टूट रखी है, इसीलिए टूटी होगी। रोड ही ऐसा है, क्या करें। ये देखो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी एकदम ग्लाइड होते हुए जाती है बाइक। तो यार अब इसकी ना लाइट देखो रात में कैसी लगती है, देखो सामने से देखना कैसी लगती है। ये अभी इसकी लो बीम जल रही है, और अगर मैं आपको हाई बीम दिखाऊं तो ये है इसकी हाई बीम। ये देखो कुछ इस तरह की इसकी हाई बीम है, और ये है लो बीम। बताना कैसी लग रही है कैमरे में।